नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा दहिया अपने YouTube चैनल त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 12। और ये संधि टॉपिक की आज की लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी वो संधि विच्छेद की रहेगी। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो जा कर के पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वो चैनल पर विजिट कीजिए और क्लासेस ज़रूर देखें। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें हिंदी पूछी जाती है और आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है और संधि विच्छेद। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई हैं, तो ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरीज़ है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूंगी और रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था विसर्ग संधि क्या है और कब होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। कि जब विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है तो जब कोई उसके बाद में ध्वनि परिवर्तन होता है, अर्थात विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो भी विकार या ध्वनि परिवर्तन उत्पन्न होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। और इसमें विसर्ग के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाता है और विसर्ग का वहाँ पर लोप हो जाता है। कुछ नियम भी हमने देखे थे कि जैसे यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने अगले जो वीडियोस थी जो हमारी, उसमें हमने नियम आगे पढ़े थे कुछ कि यदि ए है और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर यह रे लव या है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। चौथा नियम हमने देखा था कि यदि विसर्ग से पहले ए ध्वनि है और आगे च या छ है या ट है या त है तो किस हिसाब से जो शब्द हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। एक नियम हमने देखा था कि विसर्ग से पहले यदि ए है तो आगे क ख प फ श या स है तो विसर्ग वहाँ पर रहता है, ठीक है। इसका उदाहरण भी हमने देखा था। अब इसके बाद में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि इसके बाद के नियम कौन से बचते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कि दुख में विसर्ग का कोई भी विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप अपवाद की श्रेणी में समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन उसमें नहीं दिखाई देगा, कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होगा। सातवां नियम देखते हैं, विसर्ग के पहले ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर यानी ई या उ आदि या बड़ा उ ये सब आ जाते हैं तथा विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो व्यंजन होता है, जैसे क वर्ग में आप देखोगे ग घ ड़, च वर्ग में आप देखोगे ज झ या, तो ये जो घोष वर्ण हैं, ठीक है, इनकी जो नियम है कि कौन से घोष होते हैं कौन से अघोष होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें वर्ण हम पूरा वर्ण सब जो टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और यह रे ल व है तो विसर्ग हमारा रे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि यदि ए है तो हमारा जो परिवर्तन होगा वो ओ ध्वनि में होगा, किंतु यहाँ ए के अलावा कोई भी है, जैसे ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ए ध्वनि है, ये कोई भी ध्वनियाँ अगर आती हैं तब हमारा जो परिवर्तन रहेगा वो रे ध्वनि में चला जाएगा। यानी ई प्लस कोई भी स्वर या फिर घोष व्यंजन हो, तो पहले हम स्वर के ही यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। तो विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण इसका देखते हैं, ज्योति प्लस आदित्य। तो ज्योति ई ध्वनि है, उसके बाद में विसर्ग है, ठीक है। आगे स्वर दिया है आ, तो ए के अलावा ध्वनि है, यहाँ पे आ स्वर है, तो जब इनको जोड़ा गया तो यहाँ पर एक रे जुड़ जाता है विसर्ग की जगह और शब्द बन जाता है ज्योतिरादित्य। अगला देखते हैं, द्वि, यहाँ पे ई ध्वनि है, आगमन, ठीक है, आ ध्वनि है, जब इनको जोड़ा गया तो द्विरागमन हो गया। बही अंग, तो यहाँ पर रे जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा बहिर अंग, क्योंकि यहाँ पे अंग जो है जो ये अनुस्वार जो ध्वनि है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, बही आक्रमण, यहाँ पे ई और आ का जो मिश्रण हमें देखने को मिलेगा और ध्वनि परिवर्तन रे में चला जाएगा और बहिर आक्रमण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे नियम, यदि ई बड़ी ई या दीर्घ स्वर जिसको बोलते हैं, उ या फिर कोई भी घोष व्यंजन अगर होता है, पहले हमने देखा कि यदि कोई स्वर आता है, ठीक है, हमने देखा पिछला नियम ई या फिर उ, इनके बाद में विसर्ग तो रहेगा ही ध्वनियों के बाद में।
इसके बाद में कोई घोष व्यंजन आ जाता है, पिछला स्वर का था, अब हमने देखना है कि घोष व्यंजन अगर आ जाता तब क्या होगा, तो तब हमारा ध्वनि परिवर्तन भी यही रहेगा, विसर्ग की जगह पे रे ध्वनि यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे आयु जमा वेद, तो आयु यहाँ पे ऊ ध्वनि दे रहा है, पीछे जो जोड़ा गया घोष व्यंजन य रे ल व है, ये व्यंजन हमने लिखे थे कि इनकी ध्वनि जब जुड़ जाती है तो रे में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग हमारा। तो आयु जमा वेद आयुर्वेद बन गया। आवी यानी ई ध्वनि है यहाँ पे, प्लस भाव, ये बन गया आविर्भाव। अब आप पूछोगे कि भय कहाँ से आए, तो पै वर्ग में जब आप जाओगे, तीसरा चौथा जो पांचवा व्यंजन है, पै के बाद में आएगा फ ब, फिर चौथा जो शब्द आएगा वो भय होगा, तो ये पै वर्ग में आपका चौथा व्यंजन होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रै ध्वनि आ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा आविर्भाव। अगला भी इसी तरीके से आविर्भूत है तो बन जाएगा आविर्भूत। आशी प्लस वचन, यहाँ पे बड़ी ई की ध्वनि यानी दीर्घ स्वर ध्वनि है, आशी प्लस वचन, तो आशीर्वचन बन जाएगा। इसी तरीके से आशी प्लस वाद बन करके बनता है आशीर्वाद। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट जरूर करें। यानी आशी जमा वाद, ये वै ध्वनि है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ई, बड़ी ई, ऊ, इनके बाद में विसर्ग है, प्लस में कोई भी घोष व्यंजन है अगर, ठीक है, और या फिर यह रे ल व है ध्वनि है, तो यहाँ पे वह ध्वनि है, तो विसर्ग की जगह यहाँ पे रे जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। चतु प्लस दिशा, तो चतुर्दिशा या चतुर्दिश बन जाता है, यहाँ पे आ का लोप हो जाता है। धनु प्लस ज्ञान बन गया धनुर्ज्ञान, क्योंकि यहाँ पे कौन सा व्यंजन है, ऊ ध्वनि के बाद में इज्ञ है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला कुछ उदाहरण। धनु प्लस धर, तो कै वर्ग में ती क ख ग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध है ये, तो तय वर्ग में त थ द, ठीक है, त थ द फिर ध, तो चौथा जो शब्द आता है या चौथा जो व्यंजन है वो आपका ध आएगा, और यहाँ पे ऊ ध्वनि है और ऊ के बाद में विसर्ग है, तो ऊ के बाद में विसर्ग प्लस में चौथा व्यंजन या घोष व्यंजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे रै ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा धनुर्धर। अगला धनु प्लस विद्या मिल करके बनता है धनुर्विद्या। यहाँ पे वी है यानी वै ध्वनि है, ठीक है, विद्या, और यहाँ पे ऊ ध्वनि है, हमने देखा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको वै नहीं समझ में आ रहा तो वी ई की ध्वनि दे रहा है, ठीक है, और ये भी स्वर ध्वनि है, ए के अतिरिक्त है, तो ऊ ई ऊ इन सभी के बाद में जब कोई भी स्वर ध्वनि लगेगी तब भी ये विसर्ग हमारा रै में परिवर्तित होगा। यजु जमा वेद मिल करके बन गया यजुर्वेद। बही जमा द्वार, यहाँ पे ई ध्वनि है, ई के बाद में विसर्ग है, यहाँ पे द्वार है। तीसरा जो शब्द देता था द, तो तीसरा व्यंजन आ गया घोष, ये बन गया बहिर्द्वार। अगला है ज्योति प्लस मैं, यहाँ पे तय है और पै वर्ग का प फ ब भ म, पांचवा व्यंजन आ जाता है पै वर्ग का मैं, तो ज्योति प्लस मैं बन गया ज्योतिर्मय, रे यहाँ पे विसर्ग हट के जुड़ गया। ज्योति प्लस विद मिल बन करके बन गया ज्योतिर्विद। चतु जमा दिक, ठीक है, चतु जमा दिक ये बन गया आपका चतुर्दिक, क्योंकि यहाँ पे द के पहले ई की जो ध्वनि आती है, तो हमने पिछले ये नियम में भी ये पढ़ा था कि ई, बड़ी ई, ऊ के बाद में यदि कोई ए के अलावा स्वर आता है तब भी विसर्ग हमारा रै ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला नियम। अगला नियम कहता है कि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ ध्वनियाँ हैं या ऊ मात्राएं हैं और आगे किसी भी वर्ग के पहले दो अक्षर को छोड़ करके, ठीक है, यानी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है या स्वर है, तो विसर्ग का रै हो जाता है। ये नियम हमने पहले पढ़ चुका। अब इसके बाद में हम देखते हैं और शय है या फिर शय है, या शलगम वाला शय है या फिर शय का सपेरे वाला शय है, तो ये आधे हो जाएंगे, ठीक है, शय और शय यानी स्वर रहित ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा। ये उदाहरण देखते हैं। नी प्लस जर, तो यहाँ पे हमने देखा कि नी ई की मात्रा है, विसर्ग से पहले छोटे ई की ध्वनि है, प्लस में पहले दो अक्षर छोड़ करके तो कोई भी शब्द जब आता है, यानी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन अगर हो किसी भी वर्ग का, तो हमने देखा ये कौन से वर्ग का है, त थ द ध, ठीक है, ऐसे ये वाला जो है आपका आएगा च छ ज झ, च छ और जय। तीसरी ध्वनि आती है च वर्ग की,
जय, यहाँ पे बन जाएगा निर्जर। इसी तरीके से झ जो आपका आएगा वो चौथा वर्ण आ जाएगा, तो तीसरा चौथा वर्ण अगर है तो ध्वनि आपकी जो विसर्ग है वो रै में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा निर्झर। इसी तरीके से नी जमा में जब हम जोड़े गुण तो रै ध्वनि आया और निर्गुण बन गया, क्योंकि गय कै वर्ग का क ख ग तीसरा व्यंजन आ जाता है। ठीक है, दू प्लस गुण मिलकर के बना दुर्गुण, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ध्वनि विसर्ग से पहले ऊ ध्वनि है और यहाँ पे कै वर्ग का तीसरा व्यंजन ग है, तो शब्द बन गया आपका रै में परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया दुर्गुण। दू प्लस जन मिलकर के बना दुर्जन। ये संधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं, और जब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बही प्लस मुख जब हम करते हैं तो शब्द बन गया बहिर्मुख। दू प्लस शील, यहाँ पे देखो भी यहाँ आपको परिवर्तन करना है। शय आपका किस में जाएगा, आधे शय में, यानी स्वर रहित ध्वनि में परिवर्तित होगा ये, तो दुष्शील बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है आपका वो आधे शय में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो शय की जगह पे ये वाला शय तो रहेगा, लेकिन विसर्ग की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, एक और शय देखने को मिलेगा। अगला है नी प्लस संदेह, तो निस्संदेह बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, निस्संदेह। इसके बाद में हम देखते हैं दू प्लस शासन, तो बन गया दुशासन। इसके नियम में आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि शय का शय नहीं हो जाता है, इसमें विसर्ग की जगह शय जुड़ जाता है। ठीक है, विसर्ग की जगह ये परिवर्तन है, विसर्ग का लोप हो जाता है और आपका जो शय है, अगर शय आया है पहले तो उसका आधा शय जुड़ जाता है, और अगर पूरा ये वाला है सपेरे वाला तो ये वाला शय जुड़ जाता है। तो निसंदेह में आपका सपेरे वाला आधा शय जुड़ा और दुशासन में यहाँ पे शलगम वाला आधा शय जुड़ गया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, इसका एक अपवाद भी है रै, अर्थात यदि ऐसे जितने भी विसर्ग हैं उनके बाद में रै ही आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और हर्षव स्वर जो है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी प्लस रव अगर हमने जोड़ा तो यहाँ पे हर्षव स्वर ध्वनि थी, अब ये जो विसर्ग से पहले ध्वनि है वो परिवर्तित होकर के बड़ी यानी दीर्घ स्वर ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी और विसर्ग का यहाँ पे लोप हो जाएगा। तो छोटी ई की जगह आपने बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो शब्द बन गया नीरव। अगला है नी प्लस रोग, जब हमने किया तो छोटी ई की जगह बड़ी ई जुड़ जाती है और शब्द बन गया निरोग। नी प्लस रस बन करके नीरस हो गया। ठीक है, यानी यदि रै ही ध्वनि आ जाती है विसर्ग के बाद में तो जो विसर्ग से पहले जो ध्वनियाँ हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो दीर्घ ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। अगला नियम देखते हैं कि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ है और आगे आपको मिलते हैं कै टे प फ ठ म, ये शब्द आते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो विसर्ग का आधा शय हो जाएगा, यानी षटकोण वाला शय मिल जाएगा। शब्द आपको याद रखने हैं क ट प फ और ठ और मैं। जैसे आवी प्लस कार, आवी में हमने भी देखा विसर्ग है, ई है ध्वनियाँ विसर्ग से पहले, आगे कै शब्द जुड़ गया यहाँ पे तो बन गया आविष्कार। ठीक है, क्या बन गया, आविष्कार। इसके बाद में हम देखते हैं चतु प्लस कोण, यहाँ पे कै है तो कै ध्वनि आने की वजह से यहाँ पे हमें जोड़ना शय, चतुष्कोण बन गया। चतु प्लस काट मिलकर के चतुष्काट यानी चौखट बन गया। चतु जमा पद जब हमने जोड़ा, पै ध्वनि यहाँ पे आ गई तो शब्द बन गया आपका चतुष्पद। ये यहाँ पे ना लिखने में थोड़ा एरर आ रहा था, हिंदी लिखने में कई जगह दिक्कत होती है, तो शब्द बन गया आपका चतुष्पद। इसी तरीके से यहाँ पे चतुष्पथ बनेगा ये। ठीक है, अगला जो शब्द है चतुष्पथ है ना, जो यहाँ पे पथ है आगे, तो शब्द बन जाएगा चतुष्पथ। अगला है चतुष्पाद, तो इसी तरीके से चतुष्नाद लिखा जा रहा था, चतुष्पाद यहाँ पे एक मिनट, ये शब्द बन जाएगा चतुष और फिर पाद। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। बही प्लस कृत बन करके बहिष्कृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सी ध्वनि है, कै ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। अगला इसका जो नियम है उसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं नी पाप। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी यही दिक्कत है, तो ये शब्द बनेगा आपका निष्पाप, क्योंकि विसर्ग के आगे आप देखते हैं पै ध्वनि है। ठीक है, उससे पहले हमारी ई ध्वनि है, छोटी ई की मात्रा है।
उसके बाद में नी प्लस फल बन करके निष्फल बन जाता है। नी यहाँ पे फै ध्वनि जुड़ी है। नी प्लस ठ यानी हमने पढ़ा था कै है यदि पै है ठ है म, तो ये सभी जब ध्वनियाँ हैं तो वहाँ पे विसर्ग हट करके आधा श यानी षटकोण वाला जुड़ जाएगा। दो प्लस फल मिल करके दुष्फल बनता है। आयु प्लस मान मिल करके आयुष्मान बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊ ध्वनि है हम देख रहे हैं और यहाँ पे मैं जुड़ा हुआ है, तो अब जो ध्वनि बनेगी वो पेट चीरे श यानी आधा षटकोण वाली बनेगी। ठीक है, आयु प्लस मति बन करके आयुष्मति हो जाता है। और यदि इनके यहाँ पे अगर होता है य र ल व है ध्वनियाँ होती तो यहाँ पे र जुड़ जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चक्षु प्लस मान बन करके चक्षुष्मान बन जाता है। ज्योति प्लस मति बन करके ज्योतिषमति बन जाता है, क्योंकि विसर्ग हट करके आपका षटकोण वाला आधा से यहाँ पर जुड़ जाएगा। वपु यानी शरीर प्लस मान यहाँ पे जुड़ा है, ये इज इक्वल ये बन जाता है आपका वपुष्मान। ठीक है, उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अगला नियम, और ये आखिरी नियम है कि विसर्ग के पूर्व में यदि ई और ऊ ध्वनियाँ हैं और आगे आपके च या छ जुड़ जाते हैं। इन ध्वनियों में हमने देखा था क है आपका, ट है, प फ, ठीक है, मैं ध्वनियाँ हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अगर च या छ ध्वनि आती है, त या थ आती है, तो क्या परिवर्तित होगा? तो यदि च या छ है तो आपका शलगम वाले श में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि त और थ है तो आपका सपेरे वाले श में परिवर्तित हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसका उदाहरण नी प्लस चल यानी च यहाँ पे जुड़ा, तो हमें पता है कि शलगम वाले श में जाएगा ये विसर्ग हट करके, तो निश्चल बन गया। नी प्लस च मिल करके निश्चय बन गया। नी प्लस छल यानी छ ध्वनि यहाँ पे आई है तो निश्छल हो गया। नी प्लस तेज बन करके निस्तेज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तय और थ ध्वनि आने से क्या होगा, आपको आधा से जोड़ना है, निस्तेज। दू जमा में तर बन गया दुस्तर। ठीक है, तो ये आपके कुछ नियम थे। नियमों में बेसिकली आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है कि यदि ऐसे पहले कोई ध्वनि आती है तब किस चीज़ में परिवर्तित होता है, यदि ए के अलावा कोई और स्वर आता है तब किस में परिवर्तित होता है, और यदि ई और ऊ ध्वनियाँ हैं, ठीक है, तो पहले जो तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है तब कौन सी ध्वनियों में परिवर्तित होगा, और यदि पहली जो ध्वनियाँ हैं वो हैं तब किस में परिवर्तित होगा, और च या छ या त या थ आने पर किस में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी विसर्ग संधि। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, संधि विच्छेद करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।